फैशन इंडस्ट्री होती है, तो मुझे उसका पूरा एक प्रॉपर एक्सपोज़र मिला था कि किस तरीके से ये सब होता है। तो फिर उन्होंने बताया कि अभी शी इज़ टू यंग, अभी इसकी एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन कंप्लीट होने दो 12th तक। तो फिर मम्मी-पापा ने मेरे को एक रियलिटी चेक दिया, क्योंकि वो दोनों डॉक्टर्स थे, तो एक उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पता ही था और मतलब बचपन से देखा ही था कि एक डॉक्टर की लाइफ़ कैसी होती है। मैं भी सेम कोचिंग ले रही हूँ, सेम पढ़ाई कर रही हूँ, मेरे पास तो सपोर्ट सिस्टम भी बेटर है। अब तो इन्हीं बच्चों को कम्पीट करना है और इन्हीं के साथ मुझे सिलेक्शन लेना है। और वो गार्ड ने एकदम से बोला कि बेटा आप करो ना एंट्री, आप स्टूडेंट हो ना यहाँ पे। सेकंड ईयर सेकंड सेमेस्टर में एक प्रोग्राम था, स्टूडेंट एक्सचेंज का प्रोग्राम, जहाँ हमको जापान जाने को का मौका मिलता है। तो बेसिकली तो मैं और मेरे साथ 2 लोग और थे, तो हम 3 लोगों को जापान में निगाटा यूनिवर्सिटी जाने को मिला। तो मैं फाइनल जब रिज़ल्ट आने वाला था, तो मैं तो दूसरे रूम में चली गई। फिर मेरे को आवाज़ आती है उस रूम से कि पापा मम्मी को कह रहे हैं सुनो हो गया, हो गया, हो गया। मम्मी कह रही क्या हो गया? कितना आया? क्या हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आरुषि गुप्ता। मैं आईआईटी रुड़की में पढ़ती हूँ, थर्ड ईयर जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी ब्रांच में। मैं मथुरा उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा चाइल्डहुड कुछ ऐसा रहा है, मुझे बचपन से ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मेरे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर हैं और मेरे फादर की फैमिली लाइन पूरी डॉक्टर्स की है और मेरा एक बड़ा भाई है। तो जैसे कि मैंने बताया, मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, जैसे कि डांस, म्यूज़िक, आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह, वगैरह। और मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे एनकरेज किया, हमेशा कभी भी रोका नहीं, हमेशा मुझे सपोर्ट किया। और मेरी मदर मेरी सबसे बड़ी सपोर्टर रही हैं। उन्होंने हमेशा मेरे को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। तो डांस तो इट वाज़ लाइक माय पैशन। मुझे ध्यान भी नहीं मैंने कब से डांस करना स्टार्ट कर दिया था। शायद जब से मैंने चलना सीखा होगा, मैं तब से बस डांस कर रही हूँ। कहीं पे भी म्यूज़िक बजता था, मेरा बॉडी का मूवमेंट अपने आप स्टार्ट हो जाता था। आई एम नॉट अ ट्रेन्ड डांसर, बट मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ देख के कोरियोग्राफ़ीज़ सीखी हैं। बीच में डांस क्लासेस थोड़ी बहुत ली थी। तो मेरा समर वेकेशंस कुछ ऐसी रहती थी, समर वेकेशंस की हॉलिडेज़। तो मैं अपने नाना-नानी के यहाँ जाती थी, मैं और मेरा ब्रदर हम दोनों। और हम लोग सुबह मॉर्निंग में जाते थे स्विमिंग क्लासेस, वहाँ से आके फिर डांस क्लास, फिर म्यूज़िक क्लास, फिर ट्यूशन्स, फिर फैब्रिक पेंटिंग क्लास और बहुत सारी क्लासेस, क्लासेस, क्लासेस। और मेरे को बहुत अच्छा लगता था ये सब कुछ करना। आई वाज़ वेल एक्सपोज़्ड टू ईच ऑफ दीज़ थिंग्स। तो एक पॉइंट आया था कि जब मैं सोच रही थी कि हाँ, इसको आगे एज़ अ करियर ही परस्यू करना है, बिकॉज़ चाहे स्कूल हो, मैरिज फंक्शंस, मैं हर जगह करती थी। और स्कूल में तो इनफैक्ट ऐसा रहता था कि टीचर्स बिना पूछे मेरा नाम, कुछ इवेंट होने वाला है तो मेरा नाम आगे फॉरवर्ड कर देते थे कि ये तो करेगी ही पार्टिसिपेट। और मुझे 1 दिन पहले बताते थे कि कल तुम्हारा परफॉर्मेंस है। और मैं 1 दिन पहले मेरी मम्मी मेरे को प्रिपेयर करवाती थी पूरा, फिर मेरी पूरा मेकअप, ज्वेलरी सब मम्मी देखती थी। तो शी वाज़ मतलब सबसे माय बिगेस्ट सपोर्टर इन सब चीज़ों में। और इसके साथ-साथ मुझे मॉडलिंग में भी बहुत इंटरेस्ट था। तो आई रिमेंबर एक इंसिडेंट, 4th क्लास में मैं थी, तो मेरी मम्मी ने कहीं इंटरनेट पे देखा कि एक लैक्मे फैशन वीक करके एक इवेंट होने वाला है, न्यू दिल्ली और मुंबई में, और वो किड्स के लिए है। और मम्मी ने मेरा नाम उसमें दे दिया था, मेरे को बिना बताए। और फिर उन्होंने मुझे बाद में बताया और आई वाज़ सो हैप्पी। और उसमें फिर ऑडिशंस वगैरह थे, लाइक 2-3 स्टेजेस में। तो सबसे पहले घर से ही मेरे को कुछ-कुछ ऐसे ड्रेसेस में मॉडलिंग करते हुए फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ उनको सेंड करनी थी। तो वो सब मेरे पेरेंट्स ने करी, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर हम लोग दिल्ली गए, आगे फर्दर ऑडिशंस के लिए, उसमें फिर मेरा क्लियर हो गया। फिर उसके बाद बीच में एक और बार दिल्ली जाना हुआ था रिहर्सल्स के लिए। तो इट वाज़ प्रॉपर लाइक जैसे एक फैशन इंडस्ट्री होती है, तो मुझे उसका पूरा एक प्रॉपर एक्सपोज़र मिला था कि किस तरीके से ये सब होता है। हम लोगों को प्रॉपर एकदम डिज़ाइनर्स के क्लोथ्स पहनाए थे फाइनल शो पे, और ये शो पूरा ज़ूम पे ब्रॉडकास्ट हुआ था फिर। उस पॉइंट के बाद इस चीज़ को एक हम सीरियसली लेने लगे थे कि मेरा करियर कुछ इसी में ही आगे, मॉडलिंग या डांसिंग या एक्टिंग, इसी में ही कुछ देखते हैं। बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। तो एक कोरियोग्राफर है शामक दावर करके, बहुत फ़ेमस कोरियोग्राफर है, जो बॉलीवुड एक्टर्स को कोरियोग्राफ करते हैं और काफ़ी डांसर्स उनके पास जाते हैं, वहाँ से अपना करियर आगे स्टार्ट करते हैं डांस में या फ़िल्म इंडस्ट्री में। तो उससे पहले मतलब हम सोच रहे थे कि उसमें प्रॉपर्ली एडमिशन ले लेती हूँ उस अकेडमी में। मेरी मम्मी ने ही वो ढूँढा था। तो फिर मेरी मम्मी के 1-2 फ्रेंड्स थे, स्कूल फ्रेंड्स, जो इस इंडस्ट्री में थे, फैशन इंडस्ट्री या फ़िल्म इंडस्ट्री में। तो मेरी मम्मी ने उनसे बात करी कि क्या जाना चाहिए या गाइडेंस के लिए। तो फिर उन्होंने बताया कि अभी शी इज़ टू यंग, अभी इसकी एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन कंप्लीट होने दो 12th तक, बिकॉज़ अभी इसके आइडियाज़ और कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ सर्टेन नहीं है। लाइक चीज़ें बहुत चेंज होगी ओवर टाइम। तो अभी शी इज़ टू यंग, इसको एटलीस्ट इसकी हॉबीज़ या जो भी कुछ है ये सब परस्यू करते रहने दो, अपने पेस पे आप लोग सपोर्ट करो, बट अभी प्रॉपर करियर वाइज़ ये सब मत आगे ले जाओ। अभी 12th तक एटलीस्ट रुक जाओ।
तो मेरी मम्मी को ये बात काफ़ी सही लगी मेरे पेरेंट्स को, और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम करो अपना ये सब कुछ साथ-साथ में, पढ़ाई भी करो, ये सब कुछ भी करो, और आगे फिर 12th के बाद देखते हैं, अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट कर लो एटलीस्ट। तो मुझे भी लगा कि ठीक है, तो ये सब तो चल ही रहा था, को-करिकुलर्स, बात रही पढ़ाई की, तो आई वाज़ अ गुड स्टूडेंट, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं पूरे साल-साल भर घिसती थी। बट हाँ, मैं एग्ज़ाम से पहले 10 दिन पहले तमीज़ से पढ़ाई करके और डिसेंट मार्क्स स्कोर कर लेती थी। तो मैं टॉप 5 स्टूडेंट्स में आई ऑलवेज़ ट्राई टू मेंटेन कि हाँ, टॉप 5, टॉप 3 मैक्सिमम उसमें मैं रहूँ, और मैं रहती थी टॉप 3 या टॉप 5 स्टूडेंट्स में। और मेरे एक सर थे जो भैया और मेरे को हाँ, घर पे पढ़ाने के लिए आते थे, ट्यूशन देते थे हमको। तो फ्रॉम फर्स्ट क्लास टिल 10th क्लास वो भी बहुत, भैया और मेरी हम दोनों की लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा। ही वाज़ मोर लाइक अ फैमिली। तो उन्होंने मतलब रोज़ आते थे, 1 डेढ़ घंटा पढ़ाते थे, मेरे बेसिक्स क्लियर करते थे, डेली का डेली मेरे को रिवीजन करवाते थे। तो उससे मेरा कभी बैकलॉग नहीं इकट्ठा होता था, और मेरे हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट्स बचपन से ही क्लियर रहे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाद में जाके मेरे को कोई पीछे का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, सब कुछ हमेशा क्लियर था। तो जेईई मेरी लाइफ में इंट्रोड्यूस हुआ जब मैं 7th क्लास में थी। मेरा भाई था उस टाइम में 10th क्लास में। 10th में उसको क्लियर हो गया था कि उसको जेईई इंजीनियरिंग साइड ही जाना है, और मिड 10th में उसने कोचिंग जॉइन कर ली थी एक मथुरा में ही। काफ़ी उसने रिसर्च करी, अपने सीनियर्स वगैरह से पूछा जिनका आईआईटी निकल चुका था। उसने पता किया तो मथुरा की जो बेस्ट कोचिंग थी, उसने वो ली। उसके 2 सेंटर्स थे, एक ग्वालियर में और एक मथुरा में। तो पहले सोचा कि कोटा जाएँ, बट फिर लगा कि कोटा में बहुत रश है, और लाइक पेरेंट्स के बिना वहाँ रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि हम लोग बहुत अटैच थे अपने पेरेंट्स से, और हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम हमारे पेरेंट्स थे। तो फिर सोचा कि मथुरा में ही घर से ही रह के कोचिंग करेंगे। फिर मेरे भाई ने कोचिंग जॉइन करी, और तब मुझे पता चला कि अच्छा ऐसे जेईई करके होता है। मतलब सिर्फ़ सुना था कि आईआईटी होता है, कि वो कोई रिलेटिव आईआईटी में पढ़ रहे हैं ऐसे कुछ, बट एक्चुअल में क्या होता है ये सब नहीं पता था। तो फिर मैंने अपने भाई की जर्नी देखी फॉर 2 एंड हाफ ईयर्स, और तब मुझे पूरा पता चला कि अच्छा कितना टफ़ होता है, और किस तरह की फ़ेज़ेज़ आते हैं, और क्या जर्नी रहती है। और मैं काफ़ी मोटिवेट भी हुई इस सब से, मतलब मुझे लगा कि हाँ, ये कुछ है जो डिफरेंट है, और इसमें आप कुछ एक्चुअल में अचीव कर रहे हो। मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो देख के। मेरे भाई का फिर सिलेक्शन हुआ जब मैं 10th क्लास में आई थी, तो तब उसका एडवांस क्लियर हुआ, और उसका आईआईटी रुड़की में सिलेक्शन हुआ। तो वो सब मतलब वो बहुत ही एक बड़ा एक माइलस्टोन था उसके लिए भी और हम सब के लिए भी, क्योंकि उसकी मेहनत के पीछे मेरे पेरेंट्स दोनों लगे हुए थे बहुत ज़्यादा। उनकी पूरी गाइडेंस और सपोर्ट सिस्टम था। तो वो एक अकेले उसकी विक्ट्री नहीं थी, वो मेरे पेरेंट्स, मेरी पूरी फैमिली की विक्ट्री थी। फिर उसके बाद में जब मैं 10th में आई, तो मेरा भी इंक्लिनेशन उस तरफ बन चुका था, मतलब मैं इंक्लाइंड हो चुकी थी, हाँ, यहीं जाना है, जेईई साइड ही, और एक पाथवे मिल गया था कि हाँ, यही फुटस्टेप्स भैया के फॉलो करने हैं। फिर जब मैं 11th में आई, तो तब थोड़ा-सा टाइम आया कि मैं कन्फ्यूज़ हो गई कि मैं मेडिकल करूँ या जेईई करूँ। आई वाज़ अ लिटिल बिट कन्फ्यूज़्ड। तो मेडिकल का फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि ऐसे-ऐसे मेडिकल का भी थोड़ा मन बन रहा है। तो फिर मम्मी-पापा ने मेरे को एक रियलिटी चेक दिया, क्योंकि वो दोनों डॉक्टर्स थे, तो एक उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पता ही था, और मतलब बचपन से देखा ही था कि एक डॉक्टर की लाइफ़ कैसी होती है। प्राइवेट प्रैक्टिस में तो बहुत ज़्यादा टफ़ होता है, काफ़ी ज़्यादा, कोई आपका वर्क लाइफ़ बैलेंस नहीं रहता, 24/7 की नौकरी होती है। रियलिटी चेक दिया कि देखो तुमको प्रिपरेशन करनी है, करो, हम पूरा सपोर्ट करेंगे, बट अगर तुम्हारा नहीं होता है, तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि हम तुम्हें डोनेशन से भेज देंगे प्राइवेट कॉलेज में। ये जो एम्स वगैरह हैं, ये तो ठीक है, ये अच्छे कॉलेजेस हैं, और ये तो एकदम टॉप के स्टूडेंट्स ही निकालते हैं, बट जो बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वो तुम्हें पता होने चाहिए कि क्या कंडीशन होती है, किस जगह पे होते हैं, क्या रिमोट लोकेशंस पे क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और एक डॉक्टर की लाइफ कैसी होती है, 5 साल की एमबीबीएस, फिर उसके बाद में 2 मतलब 3 साल तुम्हारा पीजी, फिर अगर तुम प्राइवेट प्रैक्टिस करते हो उसमें एक्सपीरियंस लेना। मेरे को लगा कि हाँ यार, मेडिकल कभी मेरा पैशन तो था नहीं वैसे भी, तो मुझे लगता तो नहीं कि मैं ये कर पाऊँगी, इतना ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा। मेरे को लगा ठीक है, इंजीनियरिंग ही कर लेते हैं, और तो कुछ समझ आ नहीं रहा। मतलब मेरा ऐसा नहीं था कि इंजीनियरिंग में उसमें पैशन कभी भी, बट ये था कि कुछ और समझ नहीं आ रहा है, अभी कुछ और करने को है भी नहीं, इंजीनियरिंग ही कर लेते हैं। और जब इंजीनियरिंग कर ही रहे हैं, तो भैया के फुटस्टेप्स हैं ही मेरे पास, आगे पूरी एक गाइडेंस है, तो ठीक है, टारगेट करो, फिर आईआईटी का ही टारगेट रख लेती हूँ। तो मेरा बहुत ऐसे कैजुअल वे में ही स्टार्ट हुआ था। तो फिर 11th में मैंने कोचिंग स्टार्ट कर ली, सेम जो जिसमें भैया गया था। फिर 11th में हमारा ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो गया था बिकॉज़ ऑफ कोविड। तब फिर हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती थी। नॉर्मल चल रही थी, नॉर्मल पेस पे, ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ऊपर-नीचे, कभी-कभी अच्छा हो जाता था, कभी-कभी बहुत बुरा हो जाता था। एक एवरेज अबव एवरेज स्टूडेंट थी मैं, ऐसे कोई बहुत टॉपर्स में नहीं थी और ना ही बहुत नीचे, मतलब नॉर्मल प्रेप चल रही थी। भैया बहुत गाइड करता था, भैया कॉलेज में था तो वहाँ से मेरे को ऑनलाइन गाइड कर देता था, या फिर जैसे जब घर आता था, क्वारंटाइन के टाइम पे घर आया था, तो मेरे को पढ़ाता था पूरा, मेरा टाइम टेबल बनवाता था। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। फिर बीच में मेरी मम्मी को इवन कोविड हो गया था, तो वो काफ़ी क्रूशियल टाइम रहा था।
तो मेरी मम्मी बहुत सीरियस कंडीशन में थी, उनको एडमिट किया गया था बाहर हॉस्पिटल में दिल्ली में। तो मम्मी-पापा दोनों गए थे। तो मेरी कोचिंग तब ऑनलाइन थोड़ी स्टार्ट हो गई थी, तो मेरा भाई मेरे को कोचिंग ड्रॉप करने जाता था, फिर वहाँ से लाता था। तो उस समय बहुत हेक्टिक रहता था क्योंकि मेरी कोचिंग भी घर से काफ़ी दूर थी। तो वो थोड़ा टाइम एक हेक्टिक रहा और टफ रहा। मेरी मम्मी की कंडीशन काफ़ी सीरियस थी। तो बट फॉर्च्यूनेटली ट्रीटमेंट वगैरह सब ठीक से हो गया और मम्मी आ गईं। फिर नॉर्मल प्रिपरेशन मेरी चल ही रही थी, फिर 11th के एग्ज़ाम्स निकल गए, फिर उसके बाद 12th में हमारा एक पेस बैच बना, जिसमें कोचिंग के ऐसे एकदम टॉप स्टूडेंट्स को मोस्टली रखते हैं या एकदम ऐसे एडवांस वाली पढ़ाई करवाते हैं, जो उन और मेंस की पढ़ाई बिल्कुल नहीं कराते, सिर्फ़ एडवांस की पढ़ाई। तो उसमें मैं भी एनरोल हो गई थी। तो वहाँ पे काफ़ी कॉम्पिटिशन था क्योंकि वहाँ पे एकदम टॉप स्टूडेंट्स थे और एकदम एडवांस लेवल की ही पढ़ाई हो रही थी। तो मेरे लिए इतना ज़्यादा ट्रांज़िशन एकदम से मेरे से सँभाला नहीं गया और मैं कोप अप नहीं कर पाई। तो क्या होता था कि बच्चे आंसर्स दे रहे हैं और डाउट्स पूछ रहे हैं और बहुत सी चीज़ें जो मेरे एकदम सर के ऊपर से जा रही हैं। तो मैं एकदम कॉम्प्लेक्स फ़ील होता था मुझे, एकदम इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा और नहीं हो रहा मुझसे। और कुछ लोगों के लिए वो एक मोटिवेशन की तरह काम करती है, एक अच्छी पॉज़िटिव वे में काम करता है। मेरे लिए वो बहुत नेगेटिव वे में काम किया, जो कि अभी भी करता है मेरे लिए। या अगर मैं देखती हूँ कि हाँ, कोई इंसान मैं किसी सेम फ़ील्ड में हूँ, कॉम्पिटिशन में हूँ और लोग बहुत ज़्यादा बेटर कर रहे हैं, तो मुझे कई बार उनसे कट ऑफ करना पड़ता है, मतलब उनको अवॉइड करना पड़ता है कि जिससे मैं ना देखूँ, वो मेरे को इफ़ेक्ट करता है नेगेटिवली। फिर उसके बाद में मेरे जो डायरेक्टर सर थे हमारी कोचिंग के, लाइक वो स्टूडेंट्स से काफ़ी पर्सनल इंटरैक्ट करते थे। तो मेरे भाई से भी वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ थे, क्योंकि मेरे भाई अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे वीकली उनको कॉल करता था और अपनी वीकली रिपोर्ट देता था। और वो मेरे पेरेंट्स से भी काफ़ी क्लोज़ थे, बिकॉज़ उनको पता था कि मेरे पेरेंट्स पूरा हमको पीछे से गाइड कर रहे हैं, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा इन्वॉल्वड है हमारी प्रिपरेशन में इक्वली। तो उन्होंने मेरे भाई से और मेरी मम्मी से बात करी, और यही बात हुई कि मेरी परफ़ॉर्मेंस कैसी चल रही है और एकदम बहुत ज़्यादा ही डाउनफॉल आता जा रहा है मेरी परफ़ॉर्मेंस में। तो घर आके मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे बात हुई है और आई थिंक कि तुम बेस बैच कुछ टाइम के लिए डिसकंटिन्यू कर दो और थोड़ा बेसिक्स पे अपना ध्यान दो, मेंस पे क्लियर करो। और मतलब ऐसे बोला है सर ने कि वो जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्रिलिएंट हैं और शायद आरुषि उनसे कम्पीट ना कर पाए। तो वो बात जो थी वो मुझे कहीं न कहीं पिंच कर गई, ये वाली बात कि वो बच्चे बहुत ब्रिलिएंट हैं और आरुषि शायद उनको कम्पीट नहीं कर पाएगी। तो वो मेरे लिए एक हो गया चैलेंज कि ऐसे कैसे नहीं कम्पीट कर पाऊँगी, मैं भी सेम कोचिंग ले रही हूँ, सेम पढ़ाई कर रही हूँ, मेरे पास तो सपोर्ट सिस्टम भी बेटर है। अब तो इन्हीं बच्चों को कम्पीट करना है और इन्हीं के साथ मुझे सिलेक्शन लेना है। वहाँ से मेरे को हो गया कि ठीक है, पेस बैच जो था वो छोड़ दिया और मैं पूरी तरीके से मेंस पे फ़ोकस करने लग गई कि ठीक है, दोबारा से स्टार्ट करते हैं, अपने बेसिक्स क्लियर करते हैं। उस टाइम पे मेरे भैया ने बहुत मेरे को पढ़ाया, मेरे काफ़ी सब्जेक्ट्स बहुत वीक थे जो मेरे को रियलाइज़ हुआ और मेरे बहुत बेसिक्स खराब थे और वो उसने मेरे को समझाए, काफ़ी मेरे डाउट्स क्लियर किए। क्योंकि मेरे पास मेरे नोट्स, एडिशनली मेरे पास मेरे भैया के नोट्स थे, उसका स्टडी मटेरियल था, प्रैक्टिस पेपर्स वगैरह सब कुछ था। और मेरी मम्मी तो ऑब्वियसली मेरे को सारा गाइड कर ही रही थी। मेरा सारा टाइम टेबल वगैरह बनाना वो सब मम्मी देखती थी। ठीक है, अच्छी चल रही थी, थोड़ी पढ़ाई भी उठी, मतलब अच्छा हुआ परफॉर्मेंस, फिर कभी नीचे गिर जाता था, ये सब चलता रहता था। फिर मेरे बोर्ड से पहले अप्रैल में हम लोगों का जो मेंस था वो पोस्टपोन हो गया था। पहले 1 महीना, 2 महीना ऐसे कर के वो हो गया था। मेंस 1 हमारा जून में और मेंस 2 हमारा जुलाई में और अप्रैल में हमारे आई थिंक बोर्ड्स थे। और अप्रैल स्टार्ट में मेरे भाई ने मेरी मम्मी को बोला कि अब इसका मेंस पास आ रहा है, आप एक काम करो, इसको इस समय मोटिवेटेड फ़ील होने की ज़रूरत है और इसको एक किक चाहिए कि ये पढ़े बहुत ज़्यादा, एकदम अलग ही ज़ोन में चली जाए। तो इसको बेटर है कि आप कुछ दिन मेरे कॉलेज लेके आओ 3-4 दिन के लिए और आप इसको यहाँ की स्टूडेंट लाइफ़ मैं चाहता हूँ कि ये देखे, कि यहाँ के एक्चुअल में आईआईटी रुड़की के स्टूडेंट्स कैसे रहते हैं, यहाँ की नाइट लाइफ़ क्या है। तो मेरे पेरेंट्स और मैं हम लोग यहाँ पे आए आईआईटी रुड़की और मेरे भाई ने हम लोगों के लिए एनसी निगम में गेस्ट हाउस वगैरह में प्रॉपर एकदम बुकिंग-वुकिंग कराई और मैं मिली अपने भैया के दोस्तों से और 3-4 दिन प्रॉपर यहाँ पे एकदम स्टूडेंट की तरह स्टूडेंट लाइफ़ मैंने देखी, नाइट आउट किया भैया के दोस्त साथ में। और भैया के फ्रेंड्स तो मेरे को एकदम बच्चों की तरह ट्रीट करते थे, एकदम छोटी बहन की तरह मैं सबको भैया दीदी बुलाती रहती थी। और भैया स्टूडेंट्स क्लब मेरे को लेके गया, हम लोग अलग-अलग कैंटीन्स पे गए, मतलब गंगा कैनाल गए, बहुत खूब घूमे और एकदम प्रॉपर एक कॉलेज लाइफ़ मैंने देखी। और मेरे को तब हो गया कि यार ये क्या दुनिया है, ये तो एकदम कुछ डिफरेंट है, अब तो यहीं पर ही आना है। एक फ़नी इंसिडेंट और जो मेरे को याद है कि मैं और मम्मी हम लोग जवाहर भवन जो भैया का हॉस्टल था, हम लोग उसमें जा रहे थे। वहाँ पे एक गार्ड बैठे थे, तो एंट्री करनी होती है जो भी विज़िटर आते हैं। तो मेरी मम्मी एंट्री करने वाली थी विज़िटर्स वाले रजिस्टर में और वो गार्ड ने एकदम से बोला कि बेटा आप करो ना एंट्री, आप स्टूडेंट हो ना यहाँ के। और मैंने मम्मी को देखा, क्या करूँ? मम्मी ने कहा कर दे, कर दे, कर दे। तो हम लोगों की इशारों-इशारों में बात हो गई और मैंने रजिस्टर में एंट्री कर दी जो स्टूडेंट्स वाला रजिस्टर था गर्ल्स का।
और मेरे को समझ नहीं आया कि लिखना क्या है, तो मैंने देखा ऊपर जिस लड़की ने लिखा हुआ था सरोजनी भवन और कुछ-कुछ रूम नंबर एफ कुछ-कुछ और मैंने सिमिलर वो लिख दिया, अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर और उस जैसे रूम नंबर उसने लिखा था और हम अंदर घुस गए और हम इतना हँस रहे हैं, इतना खुश हो रहे हैं कि यार काश ऐसे सच में हो जाए कि सरोजनी भवन में मैं पढ़ रही हूँ, सरोजनी भवन में मैं रह रही हूँ। हमने सोचा कि देखते हैं कई बार हो जाता है सच। मेरे को मोटिवेशन तो बहुत ज़्यादा मिल गया था भैया के कॉलेज से आने के बाद कि अब तो निकालना है जेईई कैसे भी करके, अब तो इसी कॉलेज में आना है। 5 महीना लग के पढ़ाई स्टार्ट कर दी। मेरा बोर्ड्स निकले बहुत अच्छी तरीके से। मेरा मेंस 1 था 28th ऑफ जून को और बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी। मतलब जो मेरी 2 साल की पढ़ाई थी वो एक अलग थी और जो लास्ट के 5 महीने की पढ़ाई थी, वो कुछ डिफरेंट थी। मतलब मुझे याद ही नहीं मैं दिन में कितना-कितना घंटा पढ़ती थी। और उस सब में सबसे बड़ा सपोर्ट बन के रही मेरी फैमिली और मेरा भाई। क्योंकि मेरे मूड टेंट्रम्स होते थे। कई बार ऐसा होता था कि नहीं पढ़ना, बुक्स फेंक दी कि पढ़ना ही नहीं है, अब तो कुछ करना ही नहीं है। तो फिर मम्मी ने समझाया, थोड़ा मोटिवेट किया कि नहीं, ऐसे नहीं, करो। टाइम टेबल मम्मी बनवाती थी। अब बोर्ड्स के टाइम में क्या था कि पीएचई वगैरह ये सब सब्जेक्ट थे। पढ़े थे नहीं 2 साल बिल्कुल भी, कुछ आता नहीं था। तो पीएचई के पेपर से 2 दिन पहले मैं फैल गई कि देना ही नहीं है, मुझे नहीं देना पेपर, मैं फेल हो ही रही हूँ वैसे भी। तो मेरी मम्मी ने लिटरली पीएचई की बुक पढ़ी है और मुझे पढ़ाई है। उन्होंने ओसवाल के सैंपल पेपर्स पढ़े, उन्होंने देखा कि क्या-क्या क्वेश्चंस बार-बार रिपीट हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस बार-बार आ रहे हैं। तो वो सब मेरे को समझाए, पढ़ाए, डिफरेंट योगा आसन्स वगैरह सब कुछ पढ़ के मुझे फिर पढ़ाया एकदम छोटे बच्चों की तरह। और मेरी मम्मी मुझे ऐसे दे के जाती थी कि मैं 2 घंटे में वापस आ रही हूँ, मुझे इतना खत्म चाहिए, उसके बाद मैं आके सुनूँगी। तो वो सब काफ़ी मेरे को हेल्पफुल रहा। और मेरे पापा मतलब ऐसा था कि जैसे कुछ अच्छा-सा खाने का मन कर रहा है, तो मेरी मम्मी एकदम से मेरे पापा को बता देती थी कि कुछ इसके लिए बाज़ार से ले आओ, तो पापा तुरंत लेके आ जाते थे। मेरे पापा ने ऐसे ना प्रिंट आउट्स निकलवाए थे डिफरेंट कोटेशंस वगैरह के और वो वॉल पे लगाए थे। तो मेरी ऐसे एक पूरी एक वॉल प्रिपेयर्ड थी, जो मेरे भाई के टाइम से प्रिपेयर्ड थी और मैंने थोड़ा और कर ली थी, जिसमें डिफरेंट कोटेशंस वगैरह लिखे थे मोटिवेट करने के लिए। और मेरे को पापा डेली कुछ कोटेशंस भेजते रहते थे, हार्ड वर्क से रिलेटेड। और बोर्ड्स में मेरी अच्छी परसेंटेज आ गई, 94 परसेंटेज मेरी आई, इट वाज़ डिसेंट। तो प्रैक्टिकल्स वगैरह ये सब चल ही रहा था। तो प्रैक्टिकल्स में पहले तो जाते थे तो ऐसा लगता था कि टाइम वेस्ट हो रहा है ये वो, बट ठीक है, उसको टाइम वेस्ट की तरह ना देख के एक पॉजिटिव वे में देखो कि तुम्हारा कहीं न कहीं एक मूड फ्रेश हो रहा है, तुम्हें दोस्तों से मिलने को मिल रहा है। और क्योंकि मेरा तो डमी स्कूल था, तो मेरा तो पूरा टाइम घर पे ही निकला है, घर और कोचिंग। फिर उसके बाद मेंस 1 आया 28th ऑफ जून को और वो बहुत अच्छे से हो गया मेरा, काफ़ी सही डिसेंट हो गया और उसमें मेरी ठीक-ठाक परसेंटाइल आ गई। 12,000 समथिंग रैंक आई थी, तो इतना समझ में आ गया था कि ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज तो जा ही रही हूँ, एनआईटी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। फिर उसके बाद 28th ऑफ जुलाई को था मेरा मेंस 2, वो मेरा कंपैरेटिवली बेकार गया, उसमें मेरा थोड़ी कम परसेंटाइल आई थी। फिर उसके बाद था 28th ऑफ अगस्त को मेरा एडवांस, फिर उसके बाद में मेरा मेंस 1 निकल गया अच्छा, फिर मेंस 2 मेरा कंपैरेटिवली कम निकला मेंस 1 से, फिर 1 महीना बचा था मेरे पास एडवांस के लिए और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, नर्वस हो गई थी कि एडवांस तो नहीं हो पाएगा, लाइक अब नहीं हो पाएगा कि 1 महीना ही बचा है और एडवांस लेवल की तैयारी कुछ है नहीं, मेंस ही किया है मोस्टली फ़ोकस, पेस बैच में भी नहीं रही थी, तो एक साइकोलॉजिकली बहुत सारी चीज़ें बन गई थी कि नहीं हो पाएगा। मम्मी ने मेरे को उस टाइम पे समझाया कि देख, तूने 2 साल एक पेपर को टारगेट किया है, तूने 2 साल मेनली तो एक ही पेपर के लिए सोच के दिमाग में चली थी कि तेरे को जेईई निकालना है, आईआईटी रुड़की जाना है। अब एंड में इस तरीके से हार मत मान, एटलीस्ट पेपर दे दे, जो होगा देखा जाएगा। मेंस की तेरे पास रैंक रखी हुई है, कुछ नहीं हुआ तो उस रैंक से चले जाएंगे डीयू या कोई अच्छे कॉलेज भेज देंगे, बट अभी पेपर तो दे और अपना बेस्ट दे दे, वरना रिग्रेट रह जाएगा कि यार 2 साल तैयारी करी और लास्ट के 1 महीने में सब बर्बाद कर दिया। तो फिर मैं लग गई फिर एडवांस की तैयारी में। तो अक्सर मेरे पापा मेरी मम्मी से ऐसे पूछा करते थे, जो मेरी मम्मी ने मुझे बाद में बताया कि कैसा चल रहा है, कर रही है पढ़ाई, क्या लग रहा है। तो मम्मी बस पापा को कह देती थी कि तुम कुछ पूछो मत इस समय तो बस वो कर रही है, मैंने कभी नहीं देखा इसको इतना ज़्यादा पढ़ते हुए इतने सालों में। इस इतना ज़्यादा पढ़ रही है, कभी-कभी ऐसा लगता है कि इसका ब्रेक फेल ना हो जाए, 5th गियर में गाड़ी चल रही है, कि रात को सोते समय डर लगता है कि ये पागल-वागल ना हो जाए। तो ये सब चीज़ें थी, फ़नी चीज़ें। और पेरेंट्स ने काफ़ी मोटिवेटेड रखा मेरे को, मेरे भाई ने बहुत मोटिवेटेड रखा। डेली मेरा भाई मुझे कॉल करता था और एक तरीके से मेरी काउंसलिंग करता था आधे घंटे, कैसा रहा, क्या रही पढ़ाई, पूछता था, पूरी रिपोर्ट लेता था और
बहुत मोटिवेट करता था। फिर 1 महीना तो घिस डाला अच्छी तरीके से। अब क्या था कि 1 महीना था तो हार्ड वर्क से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, मतलब हार्ड वर्क तो इम्पोर्टेंट था ही, बट उससे ज़्यादा स्मार्ट वर्क इम्पोर्टेंट था। मुझे अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पकड़ने थे और अपने वीक पॉइंट्स पकड़ने थे कि क्या-क्या सब्जेक्ट्स मेरे स्ट्रॉन्ग हैं, क्या-क्या टॉपिक्स मेरे स्ट्रॉन्ग हैं और क्या-क्या मेरे टॉपिक्स वीक हैं। मैंने काफ़ी स्ट्रैटेजिकली पूरा 1 महीने की अपनी जर्नी करी और मैं ये समझ गई कि अगर मुझे कम टाइम में स्कोर करना है ज़्यादा से ज़्यादा और मेहनत नॉर्मल, मतलब कि अभी मेरे पास बहुत हार्ड वर्क करने का तो टाइम है नहीं, कोई ऐसा सब्जेक्ट देखना होगा जिसमें कम टाइम में मैं ज़्यादा स्कोर कर सकूँ। केमिस्ट्री को पकड़ा, मैं समझ गई कि केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग है और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रटना ही है मोस्टली, और मेरे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर ही थे, मतलब इनऑर्गेनिक में तो पूरा रटना ही है और ऑर्गेनिक में मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे। एनसीईआरटी तो केमिस्ट्री की ख़त्म कर डाली और केमिस्ट्री मैंने अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग बना ली थी। ये चीज़ मैंने मेंस में भी करी थी सेम। केमिस्ट्री तो मैंने मतलब दिन का डेली जैसे न्यूज़पेपर की हैबिट होती है ना, वैसे बना लिया था कि दिन में मिनिमम 2 घंटा तो केमिस्ट्री को देना ही है। किसी दिन ऑर्गेनिक, किसी दिन इनऑर्गेनिक, और मतलब मेरी एनसीईआरटी की अभी बुक्स देखोगे ना तो लगेगा कि क्या हाल हो रखा है। इतनी ज़्यादा वो अंडरलाइन्ड है और इतनी ज़्यादा वो दिख रहा है कि वो ओवर 100 टाइम्स मैंने पढ़ ली होंगी। तो वो एकदम मेरे अंदर तक छप चुका था सब कुछ, मैं पूरी एनसीईआरटी खत्म कर चुकी थी केमिस्ट्री की और पी चुकी थी कि अंदर तक मेरे को पता था कि मैं क्वेश्चन पढ़ते न कि हाँ, यही पूछने वाला होगा। ऑप्शंस देख के समझ में आ जाता था कि क्वेश्चन ये होगा, और बहुत सैंपल पेपर्स लगाए, बहुत ज़्यादा सैंपल पेपर्स लगाए कि जैसे फिज़िक्स और मैथ्स में हर टॉपिक करने का मेरे पास टाइम था नहीं। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो बहुत, मतलब मेरे को पता है कि 20% अराउंड मैंने कर रखे हैं, तो उनको मैंने बिल्कुल छोड़ दिया क्योंकि मेरे को पता है कि हाँ, ये मेरे इवन बेसिक मेंस लेवल भी नहीं हो रखे हैं तमीज़ से, तो इनमें अब टाइम देने का कोई फ़ायदा है नहीं है, एंड तक होने नहीं वाले हैं। 60% 50% मेरे को लग रहा है कि ये कर रखे हैं मैंने, उन्हीं को मैंने अपना और ग्रूम किया। तो इस तरीके से काफ़ी स्ट्रैटेजी बनाई, ये सब स्ट्रैटेजीज़ बनाने में मेरे गाइडेंस मेरे को मिली है, काफ़ी हेल्प करी, और मैंने ड्यूरिंग दीज़ 5 मंथ्स अपनी कोचिंग से बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था। कोचिंग मैं बिल्कुल भी नहीं जाती थी, क्योंकि वहाँ पे मेरे को पता था कि मेरे पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, मैं बच्चों को देखूँगी, उनको पढ़ाई करते हुए कि ऐसे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो एकदम मैं दिमाग हिल जाएगा कि लोगों का तो सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ कर चुके हैं। फिर बहुत सैंपल पेपर्स और मॉक टेस्ट वगैरह लगाए। 6-6 घंटे के पेपर्स मैं लगाती थी, बीच में 1 घंटे का गैप लेके उसमें मैं सो जाती थी, खाना खाती थी। जिस तरीके से मैं पेपर में करने वाली हूँ, फाइनल पेपर में, बिल्कुल वही कंडीशंस, वही एसी वगैरह नहीं चलाना, बिल्कुल, बिल्कुल वही कंडीशंस, मतलब कुछ भी चेंज मत करो उस कंडीशंस में, मैं यही कहूँगी कि एसी बिल्कुल भी मत चलाओ, क्योंकि बहुत गर्मी में होता है एडवांस का पेपर, तो एसी की आदत बिल्कुल मत डालो, टेबल चेयर पे करो, बेड की आदत बिल्कुल भी मत डालो, और जितना तुमको गैप मिलता है एक्चुअल पेपर में, उतना ही गैप लगा के रखो, अपना टाइमर लगा के रखो, और उस गैप में जो तुम एक्चुअल में उस दिन करोगे, वो करो, कि तुम लंच करोगे या कुछ भी, जो भी व्हाटएवर तुम जो भी करोगे वही करो। तो इस तरीके से काफ़ी मेहनत करी, फिर फाइनल एडवांस का दिन था। अब क्या हुआ कि एडवांस से 1 हफ्ता पहले मेरे को एंग्ज़ायटी होने लग गई काफ़ी ज़्यादा, और मेरे को रात को नींद नहीं आने लगी, और रात को अब नींद नहीं आती थी, दिन में फिर टायर्डनेस होती थी, पेपर को इफ़ेक्ट करता था। तो ये चीज़ 3-4 दिन तक रही, फिर ठीक होने लगा। फिर मेरे को यही लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि एडवांस से 1 दिन पहले ये सेम चीज़ हो जाए, बट फॉर्च्यूनेटली सब ठीक हो गया। फिर एडवांस से 1 रात पहले सेम चीज़ फिर से हुई, मेरे को एकदम से नींद नहीं आई। आधा 1 घंटे तक लगातार नींद नहीं आई, मैं बहुत ट्राई कर रही थी सोने का। तो फिर मेरी मम्मी मेरे साथ में थी, उन्होंने मेरा सर सहलाया और मतलब मेरे को थोड़ा काम किया, तो फिर उसके बाद नींद आ गई। फिर सुबह मॉर्निंग में मैं उठी और मैंने बस ये सोच रखा था कि एक चीज़ जो मेरे को करनी है कि पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना, खुद को एकदम काम रखना है। जो होगा देखा जाएगा, जो है सब अच्छा है। मतलब मैंने एकदम मैनिफेस्ट किया बेसिकली, मैं बार-बार खुद को कह रही थी मैं एकदम काम हूँ, सब ठीक है, सब अच्छा जा रहा है, अच्छा ही होगा पेपर, जो भी होगा, जैसा होगा देखा जाएगा, इनफ तैयारी है, मैंने अपनी बेस्ट तैयारी कर ली है 5 महीने में। अब कोई रिग्रेट्स नहीं है कि तैयारी कम कर ली, ज़्यादा कर ली, कुछ नहीं है। मैं जितना कर सकती थी मैंने अपनी मैक्सिमम तैयारी कर लिया है। अब जो भी होगा वो डेस्टिनी और लक होगा मेरा, और पेपर अपना अच्छे से मेरे को बेस्ट देना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, क्योंकि मुझे पता था मैं एक बार अपना माइंड का कंट्रोल खो दूँगी ना, 1 सेकंड के लिए भी पैनिक हो गई, तो वो फिर हो ही जाएगा, फिर मैं खुद को फिर से उस ज़ोन में नहीं ला पाऊँगी। तो मैं बस खुद को ये था कि काम रखना है एकदम। हम लोग सेंटर पे पहुँचे, फिर उसके बाद पेपर में जाने से पहले ऐसे मेरी मम्मी ने मेरे को इतनी बड़ी सी चॉकलेट खिलाई, मूड अच्छा करने के लिए, और जिससे नींद ना आए, और फिर उसके बाद में मैं अंदर गई पेपर में, और एकदम मतलब एकदम कोई नर्वसनेस ही नहीं थी, बिल्कुल एंग्ज़ायटी ही नहीं हो रही थी मेरे को, बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, और एकदम सब काम था, बहुत सही था, और मैंने पेपर दिया। तो फिर जब मैंने अपना पेपर हम लोगों का स्टार्ट हुआ तो देखा कि बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट साइज़ बड़े हो रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा। हमको एक बार में पूरा क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है, हमको स्क्रॉल डाउन करना पड़ रहा है बार-बार क्वेश्चन पूरा पढ़ने के लिए, ऑप्शंस देखने के लिए। तो 1 सेकंड के लिए मैं हुई पैनिक कि यार ये क्या हो गया? फिर मैंने खुद को समझाया कि अकेले मेरे साथ तो हुआ नहीं है,
इतने जो बच्चे दे रहे हैं लाखों एग्ज़ाम, सबके साथ ही हुआ है, सबके कंप्यूटर में ही प्रॉब्लम है। तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जो होगा सबके साथ ही हो रहा है, जो होगा सबके साथ ही होगा, जो भी इसके रिज़ल्ट्स होंगे। तो फिर मैं बहुत काम रही और मैंने जिस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी कि मेरे को पहले केमिस्ट्री का एग्ज़ाम पेपर अटेम्प्ट करना है, फिर उसके बाद मैथ्स का देना है, फिर फिज़िक्स का, मैंने उसी वे में किया। क्योंकि केमिस्ट्री मेरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो उसके पेपर करके मेरे को एक कॉन्फिडेंस आ जाता है उसका अटेम्प्ट करके। फिर मैथ्स दिया, फिर फिज़िक्स। एक जो स्ट्रैटेजी मैंने और अप्लाई करी थी कि मैं एक बार में पूरा नहीं करती थी। लाइक केमिस्ट्री का अगर सेक्शन है, तो मैं ऐसा नहीं करती थी कि एक राउंड में आधा घंटा लगा के पूरा दिया केमिस्ट्री को। मैं ऐसे करती थी कि पहले वो क्वेश्चंस करें जो 1 मिनट से कम में हो रहे हैं। एक बार पूरा केमिस्ट्री का पेपर कर लिया विदिन 15 मिनट्स, फिर उसके बाद मैं दोबारा फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया केमिस्ट्री के ही। उसमें मैं मार्क कर लेती थी जो क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि हाँ, ये ऑलमोस्ट सॉल्व हो गए हैं, थोड़ा सा टाइम और देके ये हो जाएँगे। फिर उसके बाद उन क्वेश्चंस को किया। तो ऐसे 2 या 3 राउंड्स में मैं एक-एक सेक्शन को अटेम्प्ट करती थी। तो उससे क्या होता था, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता था कि हाँ, मैं एक बार पूरा कर चुकी हूँ, इतने क्वेश्चंस तो मेरे हो ही गए हैं। क्योंकि क्या होगा ना कि अगर तुमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, उसके बाद तुम्हारा सेकंड किया, मान लो थर्ड क्वेश्चन ऐसा आ गया कि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें तुमको ढाई 3 मिनट लग गया और तुम्हें लग रहा है कि ये हो भी जाएगा, तो तुम क्या होगा, आगे के क्वेश्चंस पे बढ़ोगे ही नहीं। तुम्हारा बहुत टाइम वो ले जाएगा वो क्वेश्चन। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा आगे के क्वेश्चन कितने ईज़ी थे और हो सकता है इस तरह से तुम्हारा पेपर रह जाए। तुम्हारा आधे घंटे की जगह 45 मिनट्स या 50 मिनट्स लग जाए केमिस्ट्री के पेपर में और तुम सोचो कि यार अब तो टाइम तो बहुत डिस्ट्रीब्यूशन बहुत गलत हो गया इस तरीके से टाइम का, और पैनिक हो जाओ। तो ये चीज़ एक थी जो मेरे को हमारे जो डायरेक्टर सर थे कोचिंग के, उन्होंने हम लोगों को ये चीज़ गाइड करी थी कि अगर कोई क्वेश्चन में बहुत टाइम लग रहा है तो छोड़ो, आगे बढ़ के चलो, उस पे दोबारा कम बैक करना, उस पे फिर से आना। तो फर्स्ट पेपर हो गया, पेपर के बाद निकल के मैं बहुत काम, मैं मतलब बिल्कुल ना ही अपसेट थी, ना ही एक्साइटेड, नॉर्मल एकदम कि हाँ, करके आ गए पेपर। मेरी मम्मी पूछती कैसा हुआ, क्या हो रहा? मैंने बता दिया कि ऐसे-ऐसे रहा, बहुत बड़े-बड़े फ़ॉन्ट्स आ गए थे, बट ठीक है, सभी के साथ ही हुआ। तो मेरी मम्मी मेरे से क्वेश्चन पूछती कि बेटा एक बात बता, पर सब्जेक्ट कट ऑफ तो निकल जाएगा ना? और मैं मम्मी को देख रही, यार मम्मी क्या बात कर रही हो, यहाँ मैं एडवांस का पेपर देने आई हूँ, हो जाएगा, पर सब्जेक्ट कट ऑफ तो ऑब्वियसली निकल जाएगा। इतनी तैयारी तो करके आई ही थी मैं, इतना पता है मुझे। फिर उसके बाद में हम लोग पास में एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हम सब खाना खाने गए, सारे पेरेंट्स वहाँ पे गए थे खाना खाने। फिर उसके बाद में मेरी कार में ऐसे एसी वगैरह चला दिया था पापा ने, तो आधे पौन घंटा मैं सो गई, रिलैक्स किया। नींद तो नहीं आई बट हाँ, रिलैक्स किया, मेरा थोड़ा माइंड काम हो गया। फिर उसके बाद पेपर 2 के लिए अंदर गई, वो दिया और पेपर 2 मेरा बेटर हो गया पेपर 1 से। और फिर मैं बाहर आई और लग ही नहीं रहा था कि हाँ, मैं जेईई एडवांस का पेपर दे के आई हूँ। मैं बहुत काम थी कि जैसे कोई भी पेपर मैं बस देकर आ गई हूँ। और मतलब सही रहा। फिर हमारे कोचिंग के एक सर मिले, उन्होंने पूछा कैसा रहा? मैंने उनको बताया कि ऐसे पेपर 2 बेटर हो गया पेपर 1 से। तो उन्होंने कहा, "अच्छा फिर तो तुम्हारा निकल ही जाएगा, फिर तो तुम पक्का हो ही जाएगा, तुम्हारा रिज़ल्ट अच्छा आएगा।" और मुझे पेपर के बाद इतना आइडिया लग गया था कि मेरी कुछ तो रैंक आने वाली है, मतलब कुछ तो एक डिसेंट सा चला गया है। जितना टफ पेपर था उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि डिसेंट चला गया है और अच्छा हो जाएगा। फिर तो क्या, फिर बस घर आ गई, फिर नॉर्मल अपना स्टार्ट हो गया। अब क्या होता था, अगले दिन जैसे टीवी-वीवी देखने बैठी या कुछ भी करने बैठी, तो एक अंदर से गिल्ट होता था कि यार शिट, पढ़ाई नहीं करी, कि अभी फिर से पढ़ने बैठना है। फिर याद आता था कि अब तो पढ़ना है ही नहीं, अब खत्म हो गया है सब कुछ। तो फिर वो बहुत अच्छा एक टाइम निकला, खूब एन्जॉय किया, खूब मस्ती करी मम्मी-पापा के साथ में, दोस्तों के साथ में, बहुत ही अच्छा टाइम निकला। फिर आने वाला था हमारा मेन रिज़ल्ट का टाइम, और मेरे को लगने लगा था कि जैसे मैंने मार्क्स वगैरह कैलकुलेट करे थे उस हिसाब से कि नहीं होने वाला एडवांस, मेरे को ऐसा लग रहा था, क्योंकि मार्क्स कम बैठ रहे थे। अब पता नहीं होता कि हर पेपर, क्योंकि जेईई एडवांस का हर साल डिफरेंट होता है, कितना कट ऑफ जाए, कितना टफ रहा पेपर, ये सब पता नहीं चलता। तो फिर फाइनल जब रिजल्ट आने वाला था, तो मैं तो दूसरे रूम में चली गई और मैं रूम की ऐसे सफाई-वफाई करने लग गई कि मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे देखना ही नहीं है। और मैं बस अलग चली गई और मेरे पापा ने रिजल्ट देखा फिर, और फिर मेरे को आवाज़ आती है उस रूम से कि पापा मम्मी को कह रहे हैं, सुनो हो गया, हो गया, हो गया। मम्मी कह रही, क्या हो गया? कितना आया? क्या रहा? क्या हो क्या गया? तो फिर पापा ने कहा कि रुड़की पहुँच रही है, ये तो आईआईटी रुड़की पहुँची, क्योंकि मेरा एक ही ड्रीम था कि मुझे जाना है आईआईटी रुड़की। मैंने और कुछ सोच ही नहीं रखा था, बस आईआईटी रुड़की जाना था, और ये तो पहुँच रही है, आईआईटी रुड़की जा रही है। और फिर मेरी मम्मी ने मुझे दूसरे रूम से बुलाया कि जल्दी आ, जल्दी आ। और मैं आई कि क्या हो क्या गया? क्यों चिल्ला रहे हो? उन्होंने बताया कि हो गया, तू रुड़की जा रही है। और इतना खुश, इतना खुश, इतना मतलब रिलैक्स थे, खुश से ज़्यादा एक रिलैक्सेशन था।
और मुझसे ज़्यादा खुश मेरे पेरेंट्स थे उस दिन। मैं भाई को कॉल किया और बहुत ही खुश, फिर उसके बाद में कोचिंग पे कॉल किया, कोचिंग सेंटर पे बताया, तो उन्होंने इमीडिएटली बुलाया कि आप कोचिंग आओ। तो हमारे यहाँ ऐसे सेरेमनी होती है कि कोचिंग की टी-शर्ट्स पहना के और माला वगैरह पहनाते हैं और फ़ोटोशूट होता है, तो वो सब कुछ हुआ। और फिर अगले दिन ही बैनर्स पे नाम वगैरह आ गए, न्यूज़पेपर में नाम आ गए। तो वो एक अलग ही चीज़ थी, वो एक अलग एक्सपीरियंस था। सारे रिलेटिव्स के फिर कॉल आने स्टार्ट हो गए कि कहाँ जा रही है, कौन से कॉलेज है वो। फिर और भी जगह-जगह पे अवार्ड्स वगैरह कहीं-कहीं पे मिलते हैं, ऐसे सोसाइटीज़ वगैरह डिफरेंट होती हैं, उन सब में अवार्ड्स मिले। तो वो एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था, तब लग रहा था कि हाँ, कुछ अचीव कर लिया। तो मेरे दिमाग में कभी भी मेरे को ऐसा नहीं था कि मुझे आईआईटी जाना है, एक वो वाली चीज़ नहीं थी। मुझे ये था कि मुझे ये जेईई का एग्ज़ाम निकालना है, मुझे ये अचीव करना है टू प्रूव कि हाँ, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स तो ठीक है, मेरा लाइफ़ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है, क्योंकि सबको लगता था कि हाँ, ये तो डांस वगैरह करती है, मॉडलिंग करती है, कहाँ पढ़ाई-वढ़ाई ये सब कर पाएगी। तो मेरे को ये था कि नहीं यार, अगर कोई इंसान वो करता है तो वो भी कर सकता है। मतलब कोई इंसान चाहे तो वो कुछ भी अचीव कर सकता है। तो मुझे वो एक प्रूव करके दिखाना था कि हाँ, मैं ये भी अचीव कर सकती हूँ। मेरे को सिर्फ़ डांस या मॉडलिंग ये नहीं, मैं चाहूँ तो मैं ये भी अचीव कर सकती हूँ। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो फिर उसके बाद में कोचिंग का फेलिसिटेशन फंक्शन वगैरह हुआ, वहाँ पे मैंने स्पीच दी, तो वहाँ पे मैं बहुत इमोशनल हो गई थी और स्टेज पे एकदम रोना आने वाला था। मेरे पेरेंट्स ने स्पीच दी, तो वो बहुत ही एक अच्छा मोमेंट था। और इस सब में मतलब सबकी मेहनत थी, वो एक अकेले मेरी की नहीं थी, वो मेरी पूरी फैमिली की, मेरे मम्मी-पापा, भैया सब लोगों की, मेरे टीचर्स की, सबकी एक तपस्या थी वो। वो जो 2 साल की वो प्रॉपर मैं कह सकती हूँ वो एक तपस्या थी जो हम लोगों ने सबने साथ में करी है। तो वो काफ़ी और बहुत एक अच्छी फीलिंग आ रही थी बिकॉज़ काफ़ी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ता है। क्योंकि वो चाहे किसी भी चीज़ की प्रेप हो, चाहे नीट की हो, जेईई की हो, यूपीएससी की हो, तुम डिस्ट्रैक्शंस के साथ में तुम चाहो कि तुम ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसे नहीं होता है। तुमको कुछ तो त्यागना पड़ेगा। तो वो सब त्याग कर ही तुम कर सकते हो। तो कोई सोशल मीडिया नहीं था मेरे पास, फ़ोन था तो बस व्हाट्सएप उस पे इसलिए था क्योंकि कोचिंग में ज़रूरत होती थी और स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप्स थे, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चलाती थी। और कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब मैंने एडवांस वगैरह सबके रिज़ल्ट आने के बाद में ये सब मैंने अकाउंट्स बनाए हैं। सोशल सर्कल एकदम खत्म हो गया था, स्कूल के फ्रेंड्स से एकदम वो हो गया था। मतलब मेरे को ध्यान है कि कोचिंग में एक बार ये हुआ था, मेरी फ्रेंड का बर्थडे था तो उसने इनवाइट किया था, तो पहले तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊँगी। फिर मेरी मम्मी ने मेरे को कहा कि नहीं-नहीं चली जा, थोड़ा ऐसे माइंड फ्रेश हो जाएगा, इसको ब्रेक की तरह ले, 1 घंटे में वापस आ जाना। तो मतलब मुझे ध्यान है कि मैं गई और 1 घंटे में वापस आ गई। उन लोगों ने बोला अभी थोड़ा और रुक जा खाना आएगा ये वो। मैंने कहा नहीं यार मेरी कोचिंग स्टार्ट होने वाली है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आना है तो आना है। ये नहीं है कि फिर तुम्हारे मन में लालच आ जाए कि ठीक है 1 घंटा और रुक जाते हैं, 1 घंटा और रुक जाते हैं, इस तरीके से कर के। तुम करो सब चीज़ें बट तुम्हें अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। मतलब उतना करो जितना तुम अफ़ोर्ड कर सकते हो बेसिकली। चीज़ जो मैं बोलूँगी कि मेरे लिए बहुत वर्क करी थी, मेरे भाई ने मेरे को ये चीज़ बोली थी कि जब तुम अपनी प्रिपरेशन करते हो ना, तो अपना एक किक ढूँढने का ट्राई करो। एक फ़ील गुड फैक्टर ढूँढने का ट्राई करो, जो तुम्हें मोटिवेट करे पढ़ाई करने के लिए। तुम ये करोगे तो तुम्हें आगे के 4 घंटे तुम खुश होके पढ़ाई कर पाओगे। मतलब मेरे साथ स्टार्टिंग में क्या था ना कि मैं पढ़ाई करती थी। अब पढ़ते-पढ़ते फ्रस्ट्रेट हो गई, लेकिन मुझे खुद ही नहीं रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैं पढ़-पढ़ के सैचुरेट हो चुकी हूँ एकदम और अब मेरे को पढ़ाई रोक के थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। अब मैं पढ़ाई करे जा रही हूँ, दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा। तो मैं 11-11 घंटे बुक्स लेके बस बैठी हुई हूँ और दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा क्योंकि वो तो एकदम भर चुका है ना। अगर नहीं हो रही है पढ़ाई तो छोड़ उस समय, कुछ और कर, थोड़ा माइंड को रिलैक्स कर। तो जैसे मेरे भाई वो फूडी था, तो उसको ऐसा था कि वो बीच-बीच में कुछ खा लेता था, तो उसको एक बहुत अच्छा फ़ील होता था। वो ब्रेक लेता था, कुछ खा पी लेता था, थोड़ा टीवी-वीवी देख लेता था, उसको अच्छा लगता था। तो मेरे भाई ने वही मेरे को बोला कि उसको फूड से किक मिलती थी। तो अपना तू कुछ देख के देखो किक किससे मिलती है कि तू अगले 3 घंटे खुश होके, रिलैक्स होके पढ़ सके। तो और उन 3 घंटे में तेरा फिर दिमाग इधर-उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो। जो तू पढ़ रही है वो तेरे दिमाग में एक्चुअली में घुसे। तो मेरे को समझ में आ गया कि मैं अपनी स्लीप में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। इवन वो चीज़ अभी भी है। जैसे बच्चे होते हैं जो रात को पूरी रात नहीं सोते हैं और सुबह एग्ज़ाम देने चले जाते हैं और पूरा एक रात में सिलेबस खत्म कर लेते हैं। मैंने भी ये चीज़ ट्राई करी, मुझसे नहीं होती। फॉर मी स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं अपनी नींद पूरी नहीं रख रही हूँ, तो मेरा दिमाग काम ही नहीं करेगा। तो मेरे को समझ में आ गया कि स्लीप इज़ समथिंग जिससे मेरे को अच्छा फ़ील होता है, मेरा दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है। मैं क्या करती थी 2 घंटा पढ़ाई करी, फिर ब्रेक लिया जैसे तो 15 मिनट की या 20 मिनट की एक शॉर्ट नैप ले ली। वैसे कई लोग अभी भी पूछते हैं कि तू कैसे 15-20 मिनट की नैप ले लेती है? तो मैं ले लेती हूँ, मतलब मेरे में ये क्वालिटी डेवलप हो गई ओवर टाइम कि मैं पावर नैप्स ले लेती हूँ। तो मैं 15 मिनट की नैप ले ली और फिर उसके बाद एकदम मैं फ्रेश उठी, चाय पी और पढ़ने बैठ गई। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा वर्क करी। मतलब फिर 3 घंटा एकदम मेरी बहुत स्टैमिना बढ़ गई और एकदम फ्रेश होके मैं पढ़ने बैठ पाई।
तो ये चीज़ मेरे लिए काम कर रही है और ये आप लोग भी देख सकते हो कि अपना एक फ़ील गुड फैक्टर ढूँढो कि क्या चीज़ है जो आपको पढ़ने के लिए फिर मोटिवेट करेगा, जिससे आप 3 घंटा आगे के अच्छे से पढ़ सकोगे। सबका एक अपना तरीका होता है, मतलब मैं ये कहूँगी सबका अपना एक तरीका होता है। मेरा जो तरीका था वो मैंने शेयर किया कि केमिस्ट्री करनी थी या मॉक पेपर्स लगाए, जो भी व्हाटएवर कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को पकड़ा एडवांस के लिए, इस तरीके से। सबका अपना तरीका होता है, तो आप अपना पहले तरीका फिगर आउट करने का ट्राई करो और वो आपको ओवरनाइट नहीं समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको डे 1 ऑफ प्रिपरेशन समझ में आ जाएगा। वो धीरे-धीरे आप जैसे-जैसे करोगे, मिस्टेक्स करोगे, हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाइट आउल्स होते हैं। मैं थी जो सुबह जल्दी उठ के पढ़ती थी। तो वो चीज़ आप फिगर आउट करो, एक्सपेरिमेंट्स करोगे, फेल होगे, आपको समझ में आएगा। तो वो चीज़ फिगर आउट करो, बट हाँ, टाइम से पहले कर लो बेटर है। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट तक भी, आपका कल एडवांस का पेपर है और अभी भी आप फिगर आउट कर रहे हो, नहीं ऐसे नहीं। ठीक है, तो मेरी काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट हो गई और मेरा तो क्लियर ही था कि आईआईटी रुड़की ही जाना है। तो मैंने आईआईटी रुड़की की सीएसई से लेके पूरा केमिस्ट्री नीचे से जो लोअर मोस्ट जो भी ब्रांच वहाँ तक सब भर दिया। लाइक सीएसई पता है कि नहीं होने वाला, लाइक 13,000 की रैंक में नहीं होने वाला सीएसई, बट सब भर दिया। और मेरे को ध्यान है, मैंने लाइन से सब ब्रांचेस भरती चली गई थी। मतलब मेरे पेरेंट्स नहीं, मैं नहीं संभालती थी ये सारा डिपार्टमेंट, ये पूरा मेरे पेरेंट्स संभालते थे। मतलब उनको था कि इस पे कोई लोड नहीं आए, तू सिर्फ पढ़ाई कर। लाइक थ्रू आउट 2 इयर्स ऐसा ही रहा है कि तू सिर्फ पढ़ाई कर, बाकी जो चीज़ें हैं वो सब हम संभाल लेंगे। फॉर्म्स वगैरह भरना, सब कुछ ये सब मेरे पापा ने देखा है। सबके डिपार्टमेंट्स ऐसे बन गए थे कि पापा सारे फॉर्म्स, फॉर्मेलिटीज़ ये सब कुछ देखेंगे। बाहर से सामान लाना, बाज़ार वाले काम सब पापा देखेंगे। मम्मी मेरी एकदम गाइड बन के रहेंगी, काउंसलर बन के रहेंगी, भाई मेरा मेरा ट्यूटर बन के रहेगा। तो फिर मेरे को फर्स्ट राउंड में ही मिल गया था इंटीग्रेटेड एमटेक जीटी का कोर्स, और मेरा पूरा 6th राउंड तक वही रहा था। और समझ में तो आ ही गया था कि अब तो रुड़की ही जाना है। और मेरे नाना-नानी रहते हैं हरिद्वार में, तो वो जितना एक्साइटेड थे उतना तो कोई एक्साइटेड नहीं था, क्योंकि ईयर निकला तो ऐसा होता था कि मैं भैया से रोज़ मिलने जाती थी और भैया मेरे को इतना-इतना सामान दिला के मेरे को भेजा करता था। मतलब मैं खाली हाथ जाती थी और इतना-इतना सामान मेरे रूम पे जाया करता था। तो कभी ऐसा नहीं होता था मैं अपने रूम पे खाली हाथ गई हूँ। फर्स्ट सेम में क्या हुआ था कि मैं आई थी अब 2 साल बिल्कुल पढ़ाई करके, और मेरा स्कूल भी था डमी, तो बिल्कुल कट ऑफ हो रखा था बाहर के एनवायरनमेंट से। मेरा सिर्फ ऐसा था कि घर कोचिंग, और जो था सिर्फ मेरे मम्मी पापा भैया, यही मेरा बैकग्राउंड मतलब सराउंडिंग्स था, और कुछ था ही नहीं। अब मैं यहाँ पर आई तो एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला, और लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आए थे। कुछ लोग हॉस्टल्स में रहकर आए थे, दिल्ली के लोग थे, बॉम्बे के लोग थे, मतलब काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट लोग थे। उनकी बातें बहुत डिफरेंट डिफरेंट थी। वो सब लोग रहकर आए थे, मतलब वो एक्सपीरियंस थे हॉस्टल में। अब मैं बहुत अनएक्सपीरियंस्ड इंसान थी और बहुत, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकती, इतना ज़्यादा सिंपल थॉट्स की एकदम सिंपल लड़की थी, अपने काम से काम रखने वाली, कि अगर मेरे बगल में भी यहाँ पे आके कोई खड़ा हो जाए तो मैं नोटिस भी नहीं करूँ कि हाँ ठीक है, वो माइंड योर ओन बिजनेस टाइप, और मैं आई एम माइंडिंग माई ओन बिजनेस। मतलब काफ़ी टफ रहा कि यहाँ के माहौल में खुद को कस्टम कर पाना। मतलब वो प्रॉब्लम्स आती हैं, आई थिंक सब स्टूडेंट्स को आती हैं। किसी के केस में थोड़ी ज़्यादा आती हैं, किसी के केस में कम आती हैं। मेरे केस में थोड़ी सी ज़्यादा थी क्योंकि मैं एक्सपोज नहीं थी इन सब चीज़ों से, यहाँ के माहौल से। फिर मतलब फर्स्ट सेम थोड़ा लगा मेरे को यहाँ के माहौल में कस्टम होने में, फिर मैं धीरे-धीरे होने लगी। अब कॉलेज आ गई थी, तो फिर था कि यार अब जो हॉबीज़ मैंने पीछे छोड़ी थी, डांस, म्यूज़िक, वो सब फिर से स्टार्ट करना है। तो फिर उसके बाद मैंने कोरियोग्राफी एंड डांस सेक्शन में सेकंड सेम में मैंने तब पार्टिसिपेट दिया, और उस ग्रुप में आई मैं। 2-3 और क्लब्स में, अलग-अलग डिफरेंट कल्चरल क्लब्स में आई। आईआरसी, मेरा भाई उस क्लब का सेक्रेटरी था, तो उसमें आई। तो वही जो मैंने बताया था कि भैया की पॉली का तो मैं बहुत यूज़ करती थी, हर जगह यूज़ करती थी, जहाँ मौका मिलता वहाँ पे। मतलब मैं अलग ही टशन में चलती थी कैंपस में कि हाँ, मेरा तो भाई पढ़ता है, बिगाड़ लो जो बिगाड़ना है। तो फर्स्ट ईयर में तो यार आप आते हो, आपको नहीं पता होता है इतना ज़्यादा कि क्या करना है, डिफरेंट प्रोफाइल्स होती हैं, क्या-क्या होती है, आप एक्सप्लोर करते हो पूरा। सिमिलर मैंने भी एक्सप्लोर किया, थोड़ा डिज़ाइन एक्सप्लोर किया, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ एक्सप्लोर करी। तो मेरे को था कि हाँ, टेक साइड ही कुछ करना है, कोर में तो नहीं जाना, जियोलॉजी में तो क्या फ्यूचर है, क्या कुछ करना ही नहीं है। क्योंकि यहीं यहाँ पे मोस्टली यही सबका माइंडसेट होता है और सब मोस्टली यही करते हैं। तो मुझे भी था कि ठीक है, एक्सप्लोर करना है ये वो। फिर उसके बाद में जब मैं सेकंड ईयर में आई, तो मुझे लगा कि यार इसमें तो मज़ा नहीं आ रहा, मुझे टेक में और इस फील्ड में तो मज़ा नहीं आ रहा। तो चलो कोर को ही एक्सप्लोर करके देखते हैं, थोड़ा जियोलॉजी को ही देख लेते हैं। तो फिर मैंने जियोलॉजी एक्सप्लोर करनी स्टार्ट करी, मैंने प्रोजेक्ट्स वगैरह उठाए तो मज़ा आने लगा। फिर मैं कोर ही करने लग गई। फिर उसके बाद में हम लोगों का 2-2 में, मतलब सेकंड ईयर सेकंड सेमेस्टर में एक प्रोग्राम था, स्टूडेंट एक्सचेंज का प्रोग्राम, जहाँ हमको जापान जाने को का मौका मिलता है। तो बेसिकली कॉलेज हमको नॉमिनेट करता है। तो वो हमारा डिपार्टमेंट स्पेसिफिक जीटी और जीपीटी के लिए था, अर्थ साइंसेज़ के लिए। तो मेरा उसमें हो गया सिलेक्ट।
तो मैं और मेरे साथ 2 लोग और थे, तो हम 3 लोगों को जापान में निगाटा यूनिवर्सिटी जाने को मिला। तो मेरे को तब एक्चुअल में अपनी फ़ील्ड से एक्सपोज़र मिला काफ़ी ज़्यादा। तो मेरे को समझ में आया कि यार बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, काफ़ी लोग रिसर्च वग़ैरह कर रहे हैं और काफ़ी सही है। तो मेरे को लगा कि हाँ, अब आगे इसी में ही कुछ देखना है। फिर वहाँ जापान का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा रहा, बहुत एक डिफरेंट और अच्छा एक्सपीरियंस था। तो वहाँ पे मैंने इतने सारे नए दोस्त बनाए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ से, मतलब हाँ, ऑस्ट्रेलिया के लोग थे, श्रीलंका के लोग थे, इंडिया के ही अलग-अलग कॉलेजेस के लोग थे, आईआईएससी बैंगलोर, आईआईएसटी, आईआईटी कानपुर, बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग थे, जापान के ही लोग थे। तो समझ में आया कि यार काफ़ी लोग मतलब अलग-अलग बैकग्राउंड से आते हैं, कितना कल्चरली डाइवर्स है सब कुछ। तो बहुत लोगों से इंटरेक्शन हुआ, बहुत दोस्त बने, अभी तक मैं उनके टच में हूँ और वो लोग बोलते हैं मेरे को कि ऑस्ट्रेलिया आओ, हम इंडिया आएँगे। तो वो बहुत ही अच्छा एक एक्सपोज़र मेरे लिए रहा। तो बेसिकली वही आईआईटी में इस तरह की बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं। ये तो एक छोटी-सी अपॉर्च्युनिटी थी जिसमें मैं 15 डेज़ के लिए गई थी। इस तरह की बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। हम लोगों को रोज़ मेल पे आता रहता है, ये रिसर्च प्रोग्राम, वो रिसर्च प्रोग्राम, एक फॉरेन एक्सचेंजेस वगैरह। कल्चरल में अगर कोई इंसान अपने आप को ग्रूम करना चाहे, तो डांस सेक्शन, म्यूज़िक सेक्शन, आर्ट सेक्शन, बहुत कुछ है, लाइक स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह, फैशन, सब कुछ है। आप जो इमेजिन कर सकते हैं यहाँ सब कुछ है। तो एक काफ़ी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म देता है आईआईटी आपको। और अकेड्स के लिए तो ऑब्वियसली आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, लाइक स्काई इज़ द लिमिट। फिर मेरे को समझ आया कि हाँ, जियोलॉजी ही करनी है आगे, तो फिर मैंने जियोलॉजी परस्यू करनी स्टार्ट करी और प्रोजेक्ट्स वगैरह उठाए, एकेडमिकली अपने आप को और ग्रूम किया। और इस सब के बीच में जो मेरा पर्सनैलिटी था, वो मैंने सबसे ज़्यादा डेवलप किया। लाइक एकेडमिक्स तो था ही, एकेडमिक्स अब थोड़ा सेकेंडरी हो गया था। मेरे को था कि अगर मैं कॉलेज आई हूँ, तो मेरे को एक डिफरेंट और बेटर इंसान बन के जाना है। नॉट डिफरेंट बट हाँ, बेटर इंसान बन के जाना है। जो मेरी एक पर्सनैलिटी थी कि शाई गर्ल और इंट्रोवर्ट गर्ल, अब मेरे को थोड़ा लाइक मैं इंट्रोवर्ट तो नहीं थी बट हाँ, काफ़ी शाई थी। तो मेरे में कॉन्फिडेंस आया, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया, यहाँ पे लोगों से इंटरैक्ट कर करके। और वो ग्रूमिंग आपके कॉलेज में आके हो ही जाती है खुद ब खुद। और काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस चलता आ रहा है कॉलेज में मेरा, और होपफुली आगे भी इसी तरह से चलता रहे। मेरे हाफ जर्नी ख़त्म हो चुकी है कॉलेज की, अब आगे की हाफ इसी तरह से अच्छी चलती रहे। तो मेरी जो पूरी लाइफ की जर्नी रही है, नॉट जस्ट आईआईटी या जेईई की जर्नी या सिर्फ कॉलेज की जर्नी, मेरी थ्रू आउट जो पूरी लाइफ की जर्नी रही है, उसमें मैं सबसे ज़्यादा थैंक्स अपनी मम्मी को, अपने पापा, अपने भैया और ऑब्वियसली मेरे टीचर्स, जो गाइड्स मेरे साथ-साथ में मेरे को मिलते रहे हैं। चाहे वो मेरे ट्यूशन सर हों, जिन्होंने फर्स्ट से लेके 10th तक मुझे पढ़ाया, मेरे स्कूल के टीचर्स हों या फिर मेरी कोचिंग के टीचर्स हों, उन सबको थैंक्स करना चाहूँगी, क्योंकि उन सबका सबसे ज़्यादा इसमें सपोर्ट रहा है। स्पेशली मेरी मम्मी का, क्योंकि उन्होंने लाइक अपने करियर को पीछे करके हमारे करियर को बनाया। तो उनके सपोर्ट, उनके गाइडेंस के बिना तो नथिंग ऑफ दिस वाज़ पॉसिबल। मतलब जो मैं अभी हूँ जहाँ पे, सिर्फ़ क्योंकि मेरे पीछे इतने सारे लोग थे और मेरे साथ में इतने सारे लोग थे। सो दे वर ऑलवेज़ बिहाइंड माय बैक कि अगर तू गिरेगी तो हम तेरे को सँभालने के लिए हैं। तो कभी मैं ऐसा नहीं हुआ कि मैं बहुत कभी मेरा सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया हो कि मैं ये फ़ील कर रही हूँ कि मैं लोनली हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मैं कभी भी लोनली नहीं हूँ दुनिया में। मेरे साथ में बहुत सारे लोग हैं। लाइक अभी भी मेरी मम्मी और मेरे भैया मेरे को इस तरह से कहते हैं कि आधी रात को भी तेरे को कुछ बात हो, मैं 3 बजे भी कई बार कॉल कर देती हूँ घर पे कि मेरे को ऐसे-ऐसे लग रहा है, ऐसे-ऐसे फ़ील हो रहा है, मेरी हेल्प करो। और वो लोग मेरे को करते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें मैं उनसे पूछती हूँ, छोटी-छोटी चीज़ों की गाइडेंस लेती हूँ, वो लोग हमेशा मुझे गाइड करते हैं। तो सबसे बड़े मेरे गाइड और सपोर्टर यही लोग रहे हैं, मेरी फैमिली और मेरे टीचर्स। माई कैमरा स्टोरीज़ के प्लेटफ़ॉर्म से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ और फेथ रखो खुद पे, अपनी सराउंडिंग्स पे। क्योंकि अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कभी कि तुम ये अचीव नहीं कर सकते या दिस इज़ नॉट मेंट फॉर यू या तुम नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने एक बार कुछ बस ठान लिया, तुम बिलीव कर रहे हो कि हाँ, ये तुमको अब करना ही है, तो तुम डेफ़िनेटली कर सकते हो। कोई ताकत नहीं है दुनिया की जो तुमको उससे दूर रख सके। सो बिलीव इन योरसेल्फ, कीप वर्किंग हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।